इस वक्त मधुक नाम के असुर के सामने खड़ा था। इस वक्त शौर्य का व्यक्तित्व काफी अजीब लग रहा था। एक तरफ से देखा जाए तो शौर्य काफी आक्रामक महसूस हो रहा था, वहीं अगर उसके विचारों की सोचे तो वो मन ही मन चिल्लाए जा रहा था, हे ब्रह्मदेव, ये किस अजीब मुसीबत में मुझे फंसा दिया है आपने। मेरी सारी शक्तियों को तो आप लेकर बैठ गए और मुझे यहाँ एक असुर से लड़ने के लिए भेज दिया जिसकी शक्ति मुझसे भी अधिक है। ये कमजोर दिल का भैरव आपको कभी माफ नहीं करेगा ब्रह्मदेव। मन ही मन ब्रह्मदेव को कोसने के बाद शौर्य सीधा खड़ा हो गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ कहा, तो मधुक बेटा, तू इस भैरव से लड़ने आया है? क्या तू अकेले मुझे हरा सकता है? ये सुनकर मधुक ने तिरछी हंसी दिखाए और बोला, क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैंने यूं ही यहाँ तुमसे लड़ने की नहीं सोची मूर्ख मानव, मेरी भी कुछ योजना होगी ही ना। ऐसा कहकर मधुक शौर्य पर हंसने लगा। शौर्य ने उसकी हंसी को सुना तो मन ही मन सिस्टम से कहा, सिस्टम, अब तो ये बताओ कि ये असुर मरेगा कैसे? इस पर सिस्टम की नाराजी भरी आवाज आई, जाओ, मैं नहीं बताऊंगी। वैसे भी मेरा दिमाग भी एनालिसिस करके थक चुका है, अब इसे हराने का मार्ग तुम खुद ही ढूंढ लो। वैसे भी ये एक असुर ही तो है। ऐसा कहकर सिस्टम शौर्य के चेतना सागर में गहराई में गायब हो गई। शौर्य ने मन ही मन सिस्टम को काफी गालियां दी पर चेहरे पर अभी भी आत्मविश्वास से भरा भाव बरकरार रखा। तभी शेरा ने भी अपना बैरियर स्टेज के आसपास सेट कर दिया था। बैरियर सेट होते ही शौर्य ने मधुक को देखा और कुछ सोचकर हाथों को फैलाया। उसके साथ ही शौर्य के शरीर के कपड़े अचानक कवच में बदल गए। उनका रंग गहरा बैंगनी हो गया। एक फुल बॉडी कवच को धारण करने के बाद शौर्य ने अपनी गर्दन और हाथ पैरों को हल्के से झटके दिए और लड़ने के लिए आक्रामक मुद्रा धारण करके खाली हाथों से खड़ा हो गया। तभी शेरा की आवाज शौर्य के दिमाग में गूंजी, भाई भूलना मत कि ये असुर है। इनके लिए लड़ने के कोई नियम नहीं होते, इसीलिए इस पर कोई दया मत दिखाना। तू ये कर सकता है, बस हिम्मत मत हारना। ऐसा कहकर शेरा ने शौर्य का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। शौर्य ने उसकी बातों को सुना और मन ही मन बोला, हाँ भाई, तू ऊपर बैठकर यहाँ सिर्फ मजा लेने आया है ना? इस पर शेरा ने थोड़े घमंड के साथ कहा, अरे भाई, तू गलत समझ रहा है। अपन को पूरा यकीन है कि तू इसको हरा सकता है। तेरे पास कल्टीवेशन है और साथ ही तेरे पास अपने कुछ खास तरीके हैं जो इस मधुक के पास नहीं है। ये सुनकर शौर्य को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास तो ऐसे कई मार्ग हैं जिनका उपयोग करके शौर्य मधुक को घुटनों पर ला सकता है। पर दूसरी ओर मधुक शौर्य के मन में चल रहे विचारों से अनजान था। उसने दोनों हाथों में बैंगनी रंग के पत्थरों को पकड़ा और उनके अंदर आसुरी शक्तियों को प्रविष्ट करके बोला, बाहर आओ मेरे असुर कुल के महान योद्धाओं। आज समय आ चुका है कि हम इस पूरे क्रंदन को अपने नियंत्रण में ले। एक बार ये देश हमारे हाथों निपट जाता है तो हम सीधा इस लोक पर नियंत्रण करने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे भी ध्रुव लोक की चेतना इस वक्त यहाँ वापस जल्दी नहीं आ पाएगी। इसी बात का आज हम फायदा उठाएंगे और इस पूरे देश और उसके देशवासियों को हमारे असुर कुल का गुलाम बना देंगे। मधुक की बात खत्म होते ही चौड़ी छाती वाले और मजबूत शरीर के कई सारे असुर छोटे छोटे पोर्टल्स के अंदर से बाहर आ गए। पलक झपकते ही पूरा स्टेज इन असुरों से भर गया। ये सारे खूंखार असुर क्वाजी एम्परर लेवल के लग रहे थे। इतने ताकतवर असुरों को देखकर वहां मौजूद भीड़ में भगदड़ मच गई। उन्हें ऐसा बिखरता देखकर सुरेंद्र ने खड़े होते हुए सभी को शांत करने के लिए अपने कल्टीवेशन से हर तरफ दमनकारी आभा को फैला दिया और ऊंची आवाज में कहा, जब तक ये सुरेंद्र अरोरा जीवित है तब तक इस देश को कोई छूने की सोच भी नहीं सकता। कुछ असुर आज यहाँ आकर खुद को इस देश को जीतने के काबिल समझने लगे हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। मैं तुम लोगों में जड़ से मिटा दूंगा। सुरेंद्र की आवाज से इधर उधर भाग रही भीड़ तुरंत रुक गई। सभी ने ऊपर की ओर देखा तो सुरेंद्र हवा में तैरते हुए नीचे आ रहा था। उसका चेहरा काफी गंभीर हो चुका था। उसने आते ही स्टेज पर जाने की कोशिश की पर तभी उसे ऐसा लगा जैसे वो अंदर नहीं जा सकता है। उसने ऐसे ही हवा में खड़े होकर अंदर जाने की कई बार कोशिश की मगर कोई अनजान शक्ति उसे स्टेज पर पहुंचने से रोक रही थी। तभी शेरा ने सुरेंद्र को देखा और कहा, फिलहाल मुझे लगता है आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। स्टेज पर आए दुश्मनों को शौर्य संभाल लेगा पर इस वक्त राजधानी में घुसे असुरों को आपको निपटना होगा वरना ऐसा अनर्थ हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। शेरा की बात खत्म हुई ही थी कि एक खूबसूरत महिला सुरेंद्र की बगल में हवा से प्रकट हुई और थोड़ी चिंतित होते हुए बोली, असुरों ने देश में मौजूद सभी ईद द बेस्ट को बेकाबू बना दिया है। वो होश खोकर पागलों की तरह बीस्ट वेव बनकर शहरों और गांवों की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें सबसे पहले अपने सभी गार्ड्स को मोबाइलाइज करना चाहिए और बाहर ध्यान देना चाहिए।
वैसे भी शौर्य स्टेज पर मौजूद लोगों को आसानी से संभाल लेगा। उस महिला की बात सुनकर सुरेंद्र ने एक नज़र स्टेज पर खड़े शौर्य को देखा, जो इस वक्त एक असीम आत्मविश्वास को दिखाते हुए मधुक की नजरों से नजर मिलाकर खड़ा था। सुरेंद्र ने उसके बाद एक गहरी सांस ली और शेरा को देखकर कहा, मुझे आशा है कि आप शौर्य को सुरक्षित रखेंगे और उसे कुछ नहीं होने देंगे। वो मेरे परिवार और इस देश के लिए सबसे जरूरी है। ये सुनकर शेरा ने मजाक करते हुए कहा, मैं उसे सुरक्षित रख लूंगा, पर मुझे डर है कि ये असुर आज उससे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। शेरा ने इतना कहा ही था कि स्टेज पर मौजूद शौर्य के शरीर से एक भयानक दम घुटने वाली आभा फूट पड़ी। उसके साथ ही शौर्य का शरीर तीव्र रोशनी से भर गया। उसके सल्ज में मौजूद सारी ईद ऊर्जा एक ही समय पर मुक्त हो चुकी थी। शौर्य की इस ताकत को महसूस करते ही उस औरत और सुरेंद्र ने एक साथ कहा, यह तो एम्परर रेल्म का कल्टीवेशन है। उनकी हैरानी को देखकर शेरा ने मुस्कुराते हुए पंजा हिलाया और कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहां से निश्चिंत होकर जा सकते हो। शेरा की बात से सहमत होते हुए दोनों ने सिर हिलाए और आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए बाहर की तरफ निकल गए। वहीं उनके जाते ही शेरा का चेहरा गंभीर हो गया। वो भी हवा में तैरते हुए आसमान में पहुंचा और अपने शरीर की ईद को एकत्रित करके खुद से ही बोला, यहाँ भले आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, पर ये ईद भी उसकी ही तरह काम करती है। बस इसका एहसास थोड़ा रुखा लगता है। साथ ही शेरा ने अपने अगले पंजों को अजीब ढंग से हिलाना शुरू किया और ईद ऊर्जा को संघनित करके उन्हें पत्थरों का आकार दिलाया। उसके बाद उन्हें चारों मुख्य दिशाओं और उप दिशाओं में लहरा दिया। उसके बाद शेरा ने पंजों को ऊपर की तरफ उठा दिया। उसके साथ ही 5 तरह के बैरियर पहले से मौजूद कवच के बाहर प्रकट होने लगे। धीरे धीरे बैरियर पूरा हुआ और शेरा थोड़ा थककर नीचे उतरा। उसने उसके बाद भीड़ की ओर देखा और कहा, इस वक्त इस स्टेडियम से बाहर जाकर भी तुम फोर्सेस के लिए कोई मदद कर नहीं पाओगे, पर तुम यहां बैठकर इस अभूतपूर्व मुकाबले का मजा जरूर ले सकते हो। शेरा की बात हर एक व्यक्ति के दिमाग में गूंजी और सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर वापस लौट गए। इस परिस्थिति के कारण कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाया। दूसरी ओर शौर्य की मुक्त की गई शक्ति को महसूस करके मधुक को वापस एक बार डर लगने लगा था। उसे एक बात तो पक्का पता थी कि उसकी कल्टीवेशन शौर्य से अधिक है, पर फिर भी जब भी वो शौर्य को देखता तो उसे डर लगने लगता था। शौर्य ने शक्ति को मुक्त करने के बाद दांत भींचे और गुस्से से कहा, वैसे मुझे आज तुमसे उलझने का कोई मूड नहीं था, पर तुमने मुझे आज हल्के में लेकर अच्छा नहीं किया है। ऐसा कहने के बाद शौर्य ने अपने हाथ को लहराया और उसके हाथ में बैंगनी और लाल बिजली से चमक रही तलवार प्रकट हो गई। ये तलवार बिल्कुल रक्त सम्राज्ञी की तरह दिखाई दे रही थी, पर उसके ऊपर तैर रही बैंगनी बिजलियों की धारा उसे अलग ही रूप दे रही थी। शौर्य ने अपनी तलवार को अपने हाथों में घुमाया और उसे मधुक और उसके साथ आए उन अन्य असुरों की ओर किया और बोला, चलो काफी शो ऑफ हुआ, अब काम की बात की जाए। शौर्य को ऐसे करते देखकर मधुक और उसके साथी भी भयानक मुस्कान के साथ शौर्य की ओर लपक पड़े। शौर्य ने भी गरजते हुए कहा, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। उसके साथ ही शौर्य उन सबसे एक साथ भिड़ गया। उभयंत में भयानक टकराव हुआ और सारे क्वाजी एम्परर कल्टीवेटर असुर इससे चोटिल होकर दूर जा गिरे, पर मधुक और शौर्य एक दूसरे के सामने डटकर खड़े रहे। दोनों की तलवारों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया था। दोनों ने अपनी तलवारों को पूरी ताकत से एक दूसरे की ओर धकेलना शुरू किया था। काफी देर रस्साकची के बाद मधुक ने अपने एक हाथ को पीछे खींचा और शौर्य पर आग की लपट से हमला कर दिया। शौर्य ने उसके इस दांव को भांपकर अपनी अग्नि एलिमेंट को भी उसकी ओर फेंक दिया। दर्शक जो यहाँ मार्शल आर्ट्स का मुकाबला देखने आए थे, वो अब कल्टीवेटर का मुकाबला देखने बैठ गए थे। शौर्य और असुरों के टकराव से पत्थर से बने स्टेज के टुकड़े हो चुके थे, पर धूल का एक कण भी बाहर बैठे लोगों तक नहीं पहुंचा था। शौर्य ने मधुक की इस चाल की सराहना की और 2 कदम पीछे उछलते हुए अपने दांव को बदलकर एक और बार मधुक से टकरा गया। दोनों ने उसके बाद एक दूसरे पर हमले किए और उन्हें आसानी से रोक भी लिया। तब तक मधुक के साथी असुर वापस खड़े हो चुके थे। उन्होंने पागलपन से शौर्य पर हमला किया। एक तो सामने मधुक का हमला हो रहा था और ये लोग बीच में ही उस पर टूट पड़े थे। शौर्य ने जल्दबाजी में उनके हमलों से बचने के लिए खुद को अपने डायमेंशन में भेज दिया और वापस दूसरी जगह प्रकट हुआ। ये देखकर मधुक तुरंत बोल पड़ा, तुम्हारे पास स्पेस एलिमेंट है। उसके इस हैरानी पर शौर्य ने जवाब नहीं दिया और सबसे पहले इन कमजोर असुरों से निपटना सही समझकर उन्हें एक एक करके उसने मारना शुरू किया। शौर्य एक पल में एक असुर से होकर दूसरे तक जा रहा था। साथ ही वो जिस भी असुर के पास जाता वो उनके सिर धड़ से अलग करके आगे बढ़ जाता। शौर्य ने इसी दांव का उपयोग करके एक यशस्वी हमला सीधा मधुक के पीठ पर कर दिया।
मधुक अचानक हुए इस हमले से तिलमिला उठा, पर शौर्य ने उसे इसका मौका ही नहीं दिया, क्योंकि इस हमले के तुरंत बाद शौर्य उसके पीछे से समंद आया। तब तक मधुक पीछे मुड़ चुका था। इस शौर्य ने उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाया और उसकी पीठ में थंडर एलिमेंट से बनी बैंगनी बिजलियों को घाव के अंदर छोड़ दिया। शौर्य ने इस वक्त इन बिजलियों में थोड़ा बदलाव कर दिया था। शौर्य ने इन्हें अशोक की जहरीली एलिमेंटल ऊर्जा के साथ मिला दिया था। शौर्य के लिए इसे सीखना इतना मुश्किल नहीं था जितना अन्य कल्टीवेटर के लिए था। हमला करते ही शौर्य तुरंत पीछे हो गया और एक और बार गायब हो गया। अगली बार शौर्य वापस एक असुर के पीछे पहुंच चुका था। शौर्य खुले में इन असुरों के साथ लुका छुपी खेल रहा था और उनके हाथ नहीं आ रहा था। शौर्य की ऐसी चालों से मधुक झल्ला उठा। उसने अपनी तलवार को शौर्य को मारने के लिए अंधाधुंध तरीके से घुमाना शुरू कर दिया, पर इसके चक्कर में मधुक ने अपने ही कई साथियों को घायल कर दिया तो कुछ को तो खत्म ही कर दिया। उसकी ऐसी परेशानी भरी अवस्था को देखकर शौर्य ने इसका मजा लेते हुए कहा, देखा असुरो, तुम्हारा ही आदमी अब अपने पागलपन के चलते तुम्हें ही मार रहा है। ये सरासर अन्याय है। ऐसा कहकर एक और बार शौर्य ने असुरों को उकसाया। सीधे दिमाग वाले असुर शौर्य की बात से तुरंत प्रभावित हुए और पीछे हट गए। उनके पीछे हटते ही शौर्य ने इस बात का वापस एक बार फायदा उठाया और सीधा मधुक के गर्दन पर भंवर कर दिया। पर शौर्य का वार उसे छू भी पाता तब तक मधुक और शौर्य की तलवार के बीच में एक और असुर आ धमका। उसने आते ही शौर्य की इस चाल को नाकाम करने के लिए अपनी एलिमेंटल पावर्स द्वारा स्टेज पर घना कोहरा फैला दिया। उस असुर को लगा था कि उसके ऐसा करने से उसके साथियों को शौर्य को ढूंढ पाना आसान हो जाएगा, पर उसे क्या पता कि उसने ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अगले ही पर शौर्य बिजली की फुर्ती से धुएं से इधर उधर जाते हुए दिखा और साथ ही शौर्य काफी बेरहमी से बचे कूचे असुरों को मारते जा रहा था। कुछ ही पल वहां फैला धुआं झड़ने लगा और मधुक की आंखों के सामने उसके अपने लोगों की लाशें आने लगी। मधुक एक ऐसा अधूर था जिसे अभी भी किसी भी मिशन पर ऐसी हार नहीं मिली थी। उसका हर एक दांव शौर्य ने उल्टकर उसी पर मार दिया था। ऊपर से शौर्य ऐसे एकदम से हवा में गायब हो रहा था कि जिस वजह से मधुक का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। मधुक ने जब अपने सारे साथियों को कोहरे के छटने के बाद मरा हुआ पाया तो उसका पारा हाई हो गया। उसने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करके अपने आसुरी रूप को और भी भयानक बना दिया। शौर्य ने जब मधुक के शरीर से ऐसी खतरनाक आभा की महसूस किया तो एक पल के लिए उसे भी डर लगने लगा था। शौर्य ने मन ही मन कहा, यार पहले ये क्या कम था जो अब ये अपनी सारी शक्तियों को बढ़ाकर अब मेरी धुलाई करने के लिए बेताब हो चुका है। पर उस वक्त शौर्य के मन के सवालों के जवाब देने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं था। शौर्य ने भी अपना ध्यान लगाया, बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ऊंची कल्टीवेशन से मुझे हरा पाओगे तो तुम ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि आज तुम्हें ये भैरव तुम्हारी नानी याद दिलाकर रहेगा। ऐसा कहकर शौर्य एक बार और लपक पड़ा। क्या होने वाला है इस लड़ाई का अंजाम? क्या सुरेंद्र समय पर पहुंचकर लोगों की जानों को बचा पाएगा? क्या मधुक कोई और चाल चलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य और मधुक राजधानी की मार्शल आर्ट्स के लिए बनी स्टेज पर कल्टीवेशन की लड़ाई लड़ रहे थे। मधुक ने अपने दूसरे डायमेंशन से कई सारे असुरों को बुला लिया था। साथ ही उसने शौर्य को उनकी मदद से खत्म करने की कोशिश भी की थी, पर शौर्य ने उसने बुलाए हुए असुरों को पूरी तरह खत्म कर दिया था। अपने साथियों के मरने के बाद मधुक बौखला गया और उसने अपनी सारी शक्तियों को झोंककर एक विशालकाय रूप धारण कर लिया। इस वक्त मधुक किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था, पर दानव और असुरों में एक बात अलग होती थी कि दानव पूरी तरह दानवी पाश में लुप्त होते थे तो वहीं असुर थोड़े अलग होते थे। असुरों को देवताओं के विरुद्ध माना गया था, पर वो कभी भी दानवों की तरह हर हद को पार करके रिश्ते और नातों को तोड़ते नहीं थे। असुरों की अपनी जीवन की फिलॉसफी होती थी जिसे वो इंसानों की तरह जीते थे। शौर्य ने मधुक के अकराल विकराल रूप को देखकर अपनी भैरव छाया को सक्रिय कर दिया। उसके साथ ही उसके पीछे मधुक की तरह ही विशाल सुनहरे रंग की आकृति प्रकट हो गई। शौर्य ने आपन इस आभासी प्रतिमा का उपयोग करके बड़े ही धांसू अंदाज में मधुक को द्वंद्व के लिए उकसाया। दोनों में स्टेज पर शक्तियों का युद्ध शुरू हो गया। शौर्य की आभासी प्रतिमा भी एक घन रूप धारण करने वाली आभासी प्रतिमा थी। शौर्य की इस प्रतिमा ने सीधा मधुक पर हमला कर दिया। मधुक ने पूरी ताकत लगाकर शौर्य की आभासी प्रतिमा पर हमला करना शुरू कर दिया। मधुक के हमलों से शौर्य की आभासी प्रतिमा धीरे धीरे टुकड़ों में बदलने लगी। शौर्य ने इसे देखा तो वो भी चिढ़ गया। शौर्य ने अपना आभासी त्रिशूल हाथ में ले लिया और उससे सीधा मधुक के शरीर में घुसेड़ दिया।
त्रिशूल लगने के बावजूद भी मधुक को कोई दर्द नहीं हुआ और न ही उसके घाव से कोई रक्त निकला। मधुक ने हंसते हुए कहा, मूर्ख लड़के, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। मैं अमर हूँ, मुझे किसी भी साधारण शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। मधुक की बात सुनकर शौर्य ने अपनी आभासी प्रतिमा को गायब किया और गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, हाँ वो तो मैं समझ गया। कोई ना, मेरे पास अभी कई सारी चालें अभी भी बची है। अगर तुम अमर हो तो मैं तुम्हें अमर ही बना देता हूँ। ऐसा कहने के बाद शौर्य ने अपना हमेशा का हमला आजमाने का सोचा। ये ऊर्जा को असंतुलित करके किया जाने वाला हमला था। शौर्य ने 5 एलिमेंट की शक्तियों का आवाहन किया और उस शक्ति से अपने हाथों में अलग अलग रंग की आग की लपटों को निर्माण कांड लगा। यहां तक कि उसने जहर से जहरीली अग्नि को भी बना दिया। सभी ऊर्जा को उसने हाथ में असंतुलित करके घुमाना शुरू किया। कुछ ही देर में जब शौर्य को लगा कि उसके हाथों में पकड़ी असंतुलित ऊर्जा नियंत्रण से बाहर जाने वाली है तो उसने उस अग्नि को मधुक की ओर फेंक दिया। मधुक को पहले लगा कि शौर्य का ये हमला एकदम साधारण होगा, पर जब उस आते हुए हमले को ध्यान से देखा तो वो चिल्ला पड़ा, इस हमले की आभा इतनी अजीब क्यों है? ये एलिमेंट्स ऐसे क्यों लग रहे हैं? तब तक अग्नियों का वो पुंज मधुक के सामने पहुंच चुका था। एकदम से भयानक धमाका हुआ और मधुक का विशालकाय शरीर स्टेज पर ही हवा में उछल पड़ा और दूर जा गिरा। शौर्य ने अपने माथे का पसीना पोंछा और कहा, इस हीटर से बने एलिमेंटल ऊर्जा को अनियंत्रित करना जितना सोचा था उससे अधिक मुश्किल था यार। कोई बात नहीं, अगली बार मैं इसे और थोड़ा ताकतवर बना लूंगा। इतनी अग्नि मधुक को मारने के लिए काफी होगी। ऐसा सोचकर शौर्य धीरे से वहीं बैठ गया। वहीं सामने हमले से घायल हो चुका मधुक गुस्से से तिलमिला उठा। उसके शरीर पर बना कवच कई 100 टुकड़ों में बट चुका था। उसका शरीर हवा निकले गुब्बारे की तरह सिकुड़कर सामान्य अवस्था में आ चुका था। इसी बात का फायदा उठाकर शौर्य ने एक और बार मधुक पर हमला कर दिया। पर इस वक्त मधुक थोड़ा सतर्क था। उसने कमर से एक पेपर निकाला और उसे शौर्य की ओर निशाना लगाकर फेंक दिया। अगले ही पल पेपर हवा में गायब हो गया और रोशनी की किरण बनकर शौर्य के आसपास एक सारणी की रचना करने लगी। शौर्य को तुरंत एहसास हुआ कि उसका ये दुश्मन उसे दूर भेजने जा रहा है, क्योंकि वो सामान्य सा पेपर एक तरह का जादुई आर्टिफैक्ट था। पेपर फेंकते ही मधुक बोल पड़ा, अब मेरी इस चाल से बचकर दिखाओ शौर्य, तुम इससे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि शौर्य ने उस फॉर्मेशन को सक्रिय होने से पहले ही नष्ट कर दिया। शौर्य ने इस सारणी को तोड़ने के लिए महज 3 बार चुटकियां बजाई और सारणी टुकड़ों में बिखर गई। ये देखकर मधुक की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने मुंह को काफी बड़ा खोला और देखता रह गया। पर दूसरी तरफ शौर्य अब भी शांत ही था, मगर दिमाग के अंदर चिल्लाए जा रहा था, भैनली, इसके पास तो टेलीपोर्टेशन सारणी का ग्राफ है, नहीं तो बाल बाल बच गया, वरना ये मुझे कहाँ भेजता इसका तो मुझे भी पता नहीं चलता। शौर्य ने मधुक को उकसाने के लिए खुद को डायमेंशन में भेज दिया। शौर्य के गायब होते ही मधुक पागल हो उठा। उसने सतर्कता से आसपास अपनी चेतना को बिखेर दिया, पर काफी देर बाद भी शौर्य वहां नहीं आया। ये देखकर मधुक ने गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया, बाहर आओ शौर्य, मुझसे असली योद्धा की तरह सामना करो। ऐसे कायरों की तरह डरना सही बात नहीं होती। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। पर काफी देर होने के बाद भी शौर्य बाहर नहीं आया। ये देखकर मधुक ने अपनी शक्तियों को हाथों में इकट्ठा किया और बाहर बैठे लोगों की तरफ वह ऊर्जा पुंज फेंक दिया। ऊर्जा पुंज तोप से निकले गोले की तरह सीधा लोगों की तरफ चला गया। पर तभी जैसे ही ऊर्जा पुंज स्टेज की सीमा पर पहुंचा, अचानक वह किसी गेंद की तरह उछलकर वापस आए हुए रास्ते पर लौट गया। धड़ाम की आवाज हुई और खुद मधुक अपने ही हमले से घायल हो गया। असहनीय दर्द मधुक को महसूस हुआ, पर उससे भी ज्यादा उसे गुस्सा आ चुका था। उसने पागलों की तरह कई ऊर्जा पुंज बनाए और बाहर की तरफ फेंक दिए, मगर वो सभी के सभी किसी अदृश्य दीवार को टकराकर वापस आ रहे थे। ये नजारा देखकर मधुक समझ गया कि वो किसी कवच के अंदर घेर लिया गया है। पर अब तक उसे देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके अपने हमलों ने उसे कई बार घायल कर दिया था। ऊपर से उसके अपने हमले भी दुगनी रफ्तार से आकर उससे टकरा रहे थे, जिससे मधुक लगभग पागल होने की कगार पर पहुंच गया था। वहीं राजधानी से बाहरी क्षेत्र में इस वक्त सुरेंद्र और उसके साथी हवा में खड़े होकर आसपास ईद बिस्ट द्वारा फैलाई तबाही को देखकर हताश हो गए थे। इन ईद बिस्ट ने कई सारे शहरों को अब तक उजाड़ कर रख दिया था। सुरेंद्र ने गुस्से में अपने दांत भींचे और सीधा नीचे कूद गया। उसके पीछे वह महिला भी उसकी मदद के लिए उतर गई। दोनों ने मिलकर कुछ ही पलों में पूरे शहर को ईद बिस्ट से मुक्त कर दिया।
पर अब तक मारे गए लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। दोनों ने उसके बाद अपनी रफ्तार बढ़ाई और देश के सभी शहरों और राज्यों में जाकर अपना रेस्क्यू मिशन जारी रखा। इस दौरान सुरेंद्र को अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आकर मदद की। दूसरी ओर शौर्य डायमेंशन में बैठकर माध्यम को मारने के लिए अपने खजानों को खंगालने में लगा था। सिस्टम भी अपने इंसानी रूप में बाहर आकर सभी खजानों को चेक करती और नामे सिर हिलाकर वहां से चली जाती। काफी देर तक ढूंढने के बाद शौर्य थक हारकर नीचे बैठ गया। उसने बैठने के बाद एक छोटे पौधे को देखा जो एक फलजा पेड़ लव रहा था। शौर्य ने उस पर हाथ फेरा और अपने शरीर से उसके अंदर कुछ ईंधन को डाल दिया। ईंधन मिलते ही वह पेड़ दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से बड़ा होने लगा। लेकिन यही वह पल था जब शौर्य को मधु के खिलाफ लड़ने का मार्ग मिल गया था। उसने सिस्टम से सवाल पूछा, सिस्टम अगर मैं किसी को बाहर से अंदर लाता हूं और वो मेरा शत्रु है तो क्या वो इस आयाम को अंदर आने के बाद मुझसे छीन सकता है? इस सवाल पर सिस्टम ने हल्के तंज भरे अंदाज में कहा, होस्ट तुम्हें भी अच्छे से ज्ञात है कि ये आयाम तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा है। फिर तुम ही सोचो कि कोई बाहर का आने के बाद इसे तुमसे कैसे छीन सकता है। वैसे भी तुम अपने डायमेंशन के अंदर यहाँ के देवता हो। यहाँ पर शत्रु की जीवन मृत्यु को तुम ही सीधा नियंत्रित कर सकते हो। ये सुनकर अब तक गया हुआ शौर्य का आत्मविश्वास लौट आया और उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही शौर्य डायमेंशन से गायब हो गया। उसने बाहर आते ही अचानक अपनी ओर घूरते हुए और घायल अवस्था में खड़े मधुक को देखा। उसे ऐसा देखकर शौर्य मुस्कुराकर बोला, अरे मधुक चाचा, ये आपकी हालत ऐसी किसने की है? तभी मधुक के लगातार हमलों से जो लोग डरे हुए थे उन्हें शौर्य को वहां देखते ही एक उम्मीद जाग गई। उनमें से एक ने धीरे से कहा, उसे किसी और से पीटने की जरूरत नहीं है मास्टर शौर्य। उसने खुद को ही खुद के हमलों से घायल कर लिया है। ये सुना तो शौर्य पेट पकड़कर हंसने लगा। पर इस वक्त तमतमा गया मधुक शौर्य से बातचीत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने गुस्से से अपने हाथ में एक विशाल गदा प्रकट की और शौर्य पर चाल करके लड़ने के लिए आगे आ गया। क्या शौर्य मधुक को अपने डायमेंशन के अंदर ले जाकर मारने वाला है? क्या मधुक के कल्टीवेशन के सामने शौर्य सीधी लड़ाई नहीं कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य अपने डायमेंशन में लंबा समय गुजारकर वापस स्टेज पर आ चुका था। पर बाहर खड़ा मधुक अब तक शौर्य के ना मिलने से और स्टेज के आसपास बने अजीब से बैरियर की वजह से काफी परेशान हो चुका था। जैसे ही शौर्य स्टेज पर प्रकट हुआ उसने शौर्य पर अपनी गदा से हमला कर दिया। शौर्य ने भी तुरंत अपने हाथ में लंबी दरांती प्रकट का और आगे बढ़कर उसके हमलों को सीधा दरांती से रोकने लगा। घनघोर युद्ध छिड़ चुका था। दोनों के हथियार टकराकर भयानक चिंगारियां निकालने लगे। इन सभी के बीच शौर्य और मधुक लगभग अपना पूरा होश खोकर लड़ने लगे थे। इस वक्त मधुक की शक्तियां खुद के हमलों से घायल होने से कमजोर हो चुकी थी। ऊपर से शौर्य इस बीच में अपनी बिजलियों को हल्के से मधुक के शरीर में सक्रिय कर देता और उसे गहरे घाव दे देता था। मधुक अब लगभग पागलपन के कगार पर पहुंच चुका था। पूरे मैदान में मधुक की गुस्से से भरी आवाज और उसकी गुर्राहट गूंज रही थी। वहीं शौर्य गंभीर भाव के साथ दांव पेंच चल रहा था। शौर्य मधुक को इस हद तक थकाना चाहता था कि वो कुछ भी करने के लायक ना रहे। शौर्य ने भी अपनी कल्टीवेशन और कलारी की मार्शल आर्ट्स का उपयोग करके मधुक के शरीर के नाजुक अंगों को निशाना बनाकर हमले कर दिए थे। इसमें अब तक शौर्य मधुक का एक सिंग और कुछ दांत उखाड़ दिए थे। वहीं मधुक के हमलों से शौर्य भी काफी चोटिल हो चुका था। पर शौर्य के खास शरीर और विशिष्ट कल्टीवेशन तकनीक की वजह से शारीरिक घाव उसे अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। काफी देर तक दोनों में मुकाबला चलता रहा। अंत में मधुक ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल ही लिया। मधुक ने अपने टूटे हुए सींगों से निकल रहे खून को हाथ में ले लिया और चेहरे पर रगड़कर अपने चेहरे को और भी भयानक बनाकर बोला, मैं असुरों का खोजी योद्धा मधुक आज तक अपने लिए हुए काम में कभी भी असफल नहीं हुआ हूं। आज तुमने मुझे इस हद तक मजबूर किया है कि आज ये मधुक अपने आखिरी दांव को चलने जा रहा है। मैं आज तुम्हें असुरों की असली ताकत का अंदाजा दिखाऊंगा। ऐसा कहकर मधुक ने दोनों हाथों को पास लाया और अपने हाथ में लगे खून की बूंद को संग्रहित करने लगा। उसने उसके बाद रक्त बलि का आवाहन करके कहा, महामहिम असुर सम्राट इस भक्त की प्रार्थना को स्वीकार करे और इस तुच्छ असुर को रक्त बलि की अनुमति दे। आज ये असुर खोजी मधुक अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए रक्त बलि का आवाहन करता है। उसने इतना कहा और आसमान से निके बैंगनी रंग की बिजलियां सीधा उसके हाथ में मौजूद रक्त की बूंद पर गिरने लगी। जैसे जैसे रक्त की बूंद पर बिजलियों से अभिषेक हो रहा था वैसे वैसे मधुक का कल्टीवेशन और शरीर के घाव वापस भर रहे थे।
पर कुछ देर बाद शौर्य को एहसास हुआ कि मधुक वापस अपनी कल्टीवेशन की पीक पर पहुंचने के बजाय वो सीधा एम्परर रेल्म से आगे पहुंच चुका है। मधुक ने हल्की सी सांस छोड़ी और दोनों हाथों को एक दूसरे से टकराकर बोला, आज ये मधुक अपने रक्त की बलि देकर ऐसे रक्तपुंज को बनाता है जो इस पूरे ग्रह को तबाह कर देगा। इतना कहकर मधुक अंधाधुंध होकर वातावरण से ईटर को खींचने लगा। जैसे जैसे ईगल उस लाल खून के गोले में पहुंच रही थी वैसे वैसे वह गोला भयानक और अधिक उग्र होने लगा था। ऊपर से उस बूंद पर लगी आसुरी ऊर्जा की परस्त उसे और भी खतरनाक बना रही थी। शौर्य ने महसूस किया कि ये रक्त का गोला धीरे धीरे अधिक से अधिक आसुरी ऊर्जा से बढ़ रहा है। साथ ही वह वातावरण में कुछ स्पेस फ्लैक्चुएशन बना रहा है। ऐसा स्पेस फ्लैक्चुएशन तभी होता है जब वह ऊर्जा जरूरत से अधिक शक्तिशाली होती है। उस गोले का आकार बढ़ता देखकर अचानक शौर्य को कुछ सूझा और उसने अपने उंगली पर हल्का सा दरांती से कट लगाया। कट लगते ही शौर्य की उंगली से सुनहरे लाल रंग का स्वर्गीय खून बाहर निकला। शौर्य ने अपने खून की बूंद को अपने हाथ में पकड़ा और तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इस दुनिया के लोग भी हर चीज को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि ये असुर भी ऐसा ही कर रहा है। पर अगर इसके इस रक्त के गोले को असंतुलित किया जाए तो क्या होगा? उसके साथ ही शौर्य ने बिजली की फुर्ती से अपनी खून की बूंद को असंतुलित किया और उसके अंदर के मौजूद अयन घटा दिए। शौर्य ने ये आणविक ज्ञान पृथ्वी पर केमिस्ट्री में सीखा था, पर इसका उपयोग वो इतनी कुशलता से कर रहा था कि उसने इसके जरिए कई सारे देवताओं और यहाँ तक कि स्वर्ग को भी डराकर रखा था। आज फिर एक बार इसे शौर्य दोहराने जा रहा था। शौर्य ने सबसे पहले टेलीपैथी से शेरा को संदेश भेजा, शेरा यहाँ बिना मुहूर्त दिवाली होने वाली है। यहाँ मौजूद लोगों को बिना डराए यहाँ से बाहर ले जाना और स्टेडियम के बाहर एक और बड़ा कवच बना देना। ये धमाका राजधानी और क्रंदन देश हमेशा के लिए याद रखने वाला है। शौर्य की बात सुनकर शेरा ने तुरंत हामी भरी और आसपास बैठे लोगों से अपनी भारी मगर रुबाबदार आवाज में बोला, यहाँ बैठे इंसानों, अब मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से शांति से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आगे का नजारा देखने के लिए तुम लोग काबिल नहीं हो। शेरा की आवाज हर उस इंसान के दिमाग में गूंजी जो इस वक्त शौर्य और मधुक के रोमांचकारी मुकाबले को दिल थाम के देख रहा था। पर जैसे ही शेरा की आवाज उनके दिमाग में गूंजी सभी ने सिर उठाकर ऊपर शेरा की ओर देखा, जो इस वक्त किसी देवता की तरह हवा में खड़े होकर ईद ऊर्जा से कुछ अजीब पत्थर बना रहा था जो कि चमक रहे थे। जैसे ही लोगों ने शेरा के इस रूप को देखा, एक एक करके सभी लोग बाहर की तरफ जाने लगे। बिना शोर मचाए सभी लोग शांति से बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही शौर्य ने अपनी असंतुलित रक्त की बूंद की मधुक के हाथ में बन रहे रक्त बलि की लाल गेंद में डाल दिया। अचानक गोले के आसपास बिजलियां कौंध गई और पूरा गोला असंतुलित होकर मधुक के हाथ से अनियंत्रित हो गया। उसका आकार तेजी से बढ़ने लगा। ये नजारा देखकर अब तक आत्मविश्वास से भरा मधुक का चेहरा बिगड़ गया। उसने उस गोले को हाथ से छोड़ दिया और एक कागज का टुकड़ा निकालकर उसे जमीन पर मारकर वहां से भागने के लिए टेलीपोर्ट होने की कोशिश करने लगा। पर उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस बार भी वह यहां से भाग नहीं सकता। मधुक हताश हो गया और गुस्से से शौर्य की ओर देखने लगा। मूर्ख मानव, तुमने ये क्या कर दिया है मेरे रक्त बलि के साथ? तुम्हें पता भी है इसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं? इस पर शौर्य ने हाथों को सीने पर बांध लिया और तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तू चाचा परिणाम की सोच रहा है, तू उसकी चिंता मत कर। मैंने तेरे इस गोले की सही जगह सही समय पर लंका लगाई है, बस अब वक्त है तो इस लंका के दहन का। ऐसा कहकर शौर्य हंसने लगा और एक तेज छलांग मारकर हवा में उड़ गया। शौर्य को शेरा के बैरियर ने बिल्कुल भी नहीं रोका। बैरियर के बाहर आकर शौर्य अब हताश मधुक की देखने लगा। क्या हुआ मधुक, तुझे तेरी रक्त बलि अच्छी नहीं लगी? कुछ देर पहले तो तू खुद को इस तकनीक से खत्म करने के लिए तैयार था ना, अब क्यों तेरे चेहरे पर 12 बजे है? अरे भाई खुश हो जा, ऐसे मुंह मत फेर यार। ऐसा कहकर शौर्य मधुक को चिढ़ाने लगा। तब तक रक्त बलि का गोला तेजी से वातावरण की ईगा को सोखकर अपने आकार को तेजी से बढ़ा रहा था। शौर्य की ये मुस्कान और खुद के आसपास बढ़ रहे रक्त बलि के गोले के आकार को देखकर मधुक पागल हो गया। उसने गुस्से उस गोले को अपनी ओर खींचा और बैरियर की ओर उछाल दिया। शौर्य ने ये कभी नहीं सोचा था कि मधुक कुछ ऐसा कर लेगा। जैसे ही गोला बैरियर से टकराने के लिए आगे आया तभी बाहर कई सारे ईगा ऊर्जा से बने पत्थर जमीन में धंस गए। उसके साथ ही एक विशाल बैरियर बाहर प्रकट हो गया। शौर्य ने भी फुर्ती से अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई और वो शेरा और मधुक वहां से गायब हो गए। एक भयानक आणविक धमाका गूंज उठा जिससे 7 रिक्टर स्केल का भूकंप राजधानी की झकझोर कर चला गया। स्टेडियम देखते ही देखते हवा में भाप बनकर उड़ गया। पर इस धमाके ने स्टेडियम की सीमा को पार नहीं किया।
उस धमाके में स्टेडियम के अंदर मौजूद हर चीज भाप बन गई। आकाश में एक विशाल मशरूम क्लाउड बन गया। इस नज़ारे को काफी दूरी से देखा गया, यहां तक कि ईग द बिस्ट से लड़ रहे सुरेंद्र भी हैरानी से देखने लगा। जब धमाके से मची तबाही का असर खत्म हुआ तब तक 1 मिनट से अधिक का समय बीत चुका था। स्टेडियम के बाहर खड़े लोग हैरानी से इस धमाके को देख रहे थे। उनके रोंगटे अपने आप खड़े हो चुके थे। उन्होंने मन ही मन शेरा का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी खुशनसीबी पर खुश होकर मुस्कुराने लगे। दूसरी तरफ इस वक्त मधु औंधे मुंह एक हरे भरे घास के मैदान पर गिरा हुआ था। उसका शरीर जमीन से चिपक गया था। उसने बड़ी मशक्कत के बाद अपने सिर को ऊपर उठाया और अपने सामने शौर्य और शेरा को खड़ा देखा जो उसे ही देखे जा रहे थे। शौर्य ने नाटकीय अंदाज से कहा, असुरों के महान खोजी मधु का मेरे इस छोटे से डायमेंशन में स्वागत है। इस आयाम का मैं इकलौता स्वामी हूँ, यहाँ सिर्फ अपन की चलती है। शौर्य ने ये कहा तो मधुक हैरानी से शौर्य की देखने लगा और बोला, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास अपना आयाम कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? शौर्य ने अपनी दर्शनी उंगली उठाए और उसे दाएं बाएं हिलाते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था सभी लोगों के सामने कि मैं भैरव हूँ। तुमने साहिल के मुंह से नहीं सुना क्या? ये सुनकर मधुक अपने बेवकूफी पर हंस पड़ा, तो ये सच है। इस ध्रुव लोक के पार भी कोई लोक है। मुझे लगा वह साहिल ऐसे ही कुछ बोल रहा होगा। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। ऐसा कहकर लेटे लेटे मधुक हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर शेरा ने शौर्य को देखकर कहा, भाई लगता है इसकी गोलियां खत्म हो चुकी है। इसे अब निपटाने का समय आ गया है। शेरा ने इतना कहा ही था कि शौर्य ने अपना हाथ झटका और मधुक को हवा में बिना छुए उठाया और बोला, सही कहा तुमने कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें समझना चाहिए था कि मुझसे उलझने से तुम्हारी बैंड बजने वाली है। यहां तक कि तुम्हारी फीलिंग तुम्हें बता रही थी कि मुझसे ना उलझे पर तुम हो कि नहीं माने। अब भुगतो। उसके साथ ही शौर्य ने मधुक के गर्दन के हिस्से पर जबरदस्त जोर लगा दिया और मधुक का सिर भारी तनाव के कारण टूटकर अलग हो गया। ये देखकर शेरा तुरंत बोला, भाई ये भी सस्पेंस में ही मार दिया गया। कभी तो किसी को पूरी बात समझाया करो। शौर्य ने हाथ झटका और मधुक के शरीर को डायमेंशन से बाहर फेंक दिया। दूसरी ओर राजधानी में हुए इस धमाके के कारण आसपास मौजूद कई सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई। मनोहर और बाकी लोग खासकर यहां पहले पहुंचे। जब मनोहर ने यहां शौर्य को नहीं पाया तो वो काफी डर गया। उसका दुख आंखों से पानी बनकर छलक पड़ा। पर तभी अचानक तबाह हुए मैदान पर एक लाश हवा से प्रकट हुई। उस लड़ को जब मनोहर ने ध्यान से देखा तो अब तक उसे हुआ सारा दुख पल भर में रफू चक्कर हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, भांजे, मेरे प्यारे भांजे, अब ये मत कहना कि तुमने ये भी ऐसे ही कर दिया है। तभी वहां मैदान के किनारे शौर्य और शेरा की आकृतियां प्रकट होते दिखाई दी। मनोहर तेजी से शौर्य के पास गया और उसे गले से लगाकर बोला, भांजे अगर तुझे कुछ हो जाता तो शिला मेरी खाल उधेड़ देती। ऊपर से पापा और परदादाजी मिशन पर गए हैं। राजधानी में भी ईग द बिस्ट ने काफी तबाही मचाई है। ये सुनकर शौर्य ने उबासी भरी और कहा, क्या मामाजी आप भी? मेरी चिंता मत करो। वैसे ईग द बिस्ट के मामलों को आप शेरा पर छोड़ दो, वो मुझे लगता है इस मामले को आसानी से संभाल लेगा। ऐसा कहकर शौर्य ने शेरा की ओर देखा। शेरा ने तुरंत दोनों पंजों को पटकते हुए कहा, देख अपन अब वापस उस जंगल में नहीं जाने वाला। मैं इस बार कोई मदद नहीं करूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। ये सुनकर मनोहर गिड़गिड़ाते हुए बोला, ऐसा मत बोलो शेरा भाई, इंसानियत के अस्तित्व का सवाल है। अगर आप आगे आकर इन बीस्ट को रोक लेते हैं तो मैं आपका ये एहसान जीवन भर के लिए नहीं भूलूंगा। ये सुनकर शेरा जैसे तैसे राजी हो गया, पर उसके बदले शेरा ने अच्छे खासे खजाने और धन मनोहर से यानी सरकार से छीन लिए। दूसरी ओर स्नो लेपर्ड सेक्ट के अंदर इस वक्त 2 जवान लड़के असुरी ऊर्जा से भरपूर होकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी अचानक उनकी असुरी ऊर्जा स्थिर हो गई और वो अजीब तरह से फ्लैक्चुएट करने लगी। उसी वक्त वहां एक साया प्रकट हुआ और उसने गहरी आवाज में कहा, हमारा जाबाज खोजी मधुक मारा गया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इंसान भी इतनी ताकत रखते हो। ये सुनकर दोनों युवाओं ने झुककर उस साये को प्रणाम किया और एक साथ बोले, मास्टर हम मधुक की मौत का बदला जरूर लेंगे, पर लगता है उससे पहले हमें शौर्य से निपटना चाहिए। तभी उस साये ने गंभीर होकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मधुक को शौर्य ने ही खत्म किया है। ऊपर से मधुक का शरीर सरकारी एजेंसियों के हाथ लग चुका है। अगर इंसानों को असुरों के शरीर का राज पता चल जाता है तो सारी असुर जाति खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर दोनों लड़कों का चेहरा काला पड़ गया।
उन्होंने मुठ्ठियां भींची और उस आदमी को वंदन करते हुए बोले, मास्टर आप चिंता ना करें, हम उस शौर्य को खत्म करके ही लौटेंगे। तभी उस साय ने कहा, भूलो मत कि मधुक कितना ताकतवर था। वो एम्परर रेल्म से परे का योद्धा था, फिर भी उसे शौर्य ने मारा है। इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें शौर्य की कमजोरी को ढूंढकर उसे हराना चाहिए। ये सुनकर दोनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा और चौड़ी मुस्कान के साथ बोले, मास्टर आप चिंता बात कीजिए, हमें उसकी कमजोरी मालूम है। ये सुनकर उस आदमी ने दोनों के कंधों पर हाथ रखा और कहा, ठीक है फिर मैं उसकी जिम्मेदारी तुम दोनों पर छोड़ देता हूं। एक बार मुझे बस उस शौर्य को मरते हुए देखना है। ये सुनकर दोनों लड़कों ने झुककर उस आदमी को एक बार और प्रणाम किया और वहां से निकल गए। कौन है ये दो लड़के? क्या ये शौर्य की कमजोरी को ढूंढ पाएंगे? क्या करेगा शौर्य अपनी कमजोरी को इनसे बचाने के लिए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। पूरे क्रंदन देश में ईद बिस्ट के आक्रमण के कारण हाहाकार फैला हुआ था। पर जैसे ही सुरेंद्र और उसके साथ आई महिला ने एक्शन लेना शुरू किया, बीस्ट्स की संख्या तेजी से घटने लगी। 2 दिनों के लगातार लड़ाई के बाद सुरेंद्र और वह अनजान महिला बिस्ट को खत्म करने में कामयाब हो गए। वहीं कुछ बीस्ट्स जे जंगलों में वापस चले गए। क्रंदन देश में शांति वापस प्रस्थापित हो चुकी थी, पर देश की मीडिया इस वक्त सुरेंद्र और उस महिला की उपलब्धता को दिखाने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। हर न्यूज चैनल पर इस वक्त राजधानी में हुए धमाके की चर्चा हो रही थी। ये धमाका इतना खतरनाक था कि इसने राजधानी के अंदर तबाही की लहर को लाया था, पर यहाँ की ज्यादातर इमारतें भूकंप रोधी होने के कारण इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जब सुरेंद्र सब कुछ निपटाकर राजधानी वापस आया तो उसने सबसे पहले शौर्य की जानकारी ली। उसे खुद मनोहर ने आकर सारी जानकारी बताई। जब सुरेंद्र को असुरों की चाल के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने हाथ पटकते हुए कहा, यहाँ क्या हमारे दुश्मन कम है जो ये परग्रही असुर हमारे नए दुश्मन बनना चाहते हैं? अच्छा हुआ कि उनका सामना शौर्य से हुआ था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा कहकर सुरेंद्र ने गहरी सांस ली और आगे कहा, क्या शौर्य वापस लोट्स वैली चला गया है? उसके इस सवाल पर मनोहर ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, वो दीदी के पास 2 दिन रुका था, आज सुबह ही वह वापस चला गया। वो आपका इंतजार कर रहा था, पर कॉलेज से उसे बुलावा आते ही वह चला गया। ये सुनकर सुरेंद्र ने टेबल पर रखी किताब उठाए और मनोहर को फेंक कर मारते हुए कहा, बेवकूफ, पट्टे के उल्लू, तुझे अगर पता था कि वो जाने वाला है तो मुझे फोन करके नहीं बता सकते थे? मैं अब उसके साथ कैसे बात कर पाऊंगा? ऊपर से महामहिम शेरा भी उसके साथ चले गए होंगे। ये सुनकर मनोहर ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, शेरा जी शौर्य के साथ नहीं गए, वो फिलहाल दीदी के पास ही रुका हुआ है। शौर्य ने उसे खास तौर पर दीदी के साथ रहने के लिए कहा है, आप उनसे मिल सकते हो। ये सुनकर सुरेंद्र का गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने पीछे खड़े गार्ड से कहा, शिला के पास चलो, मैं महामहिम शेरा जी से मिलकर सारी जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। ये सुनकर वह गार्ड दरवाजे से तुरंत बाहर आगे की तैयारियां करने के लिए निकल गया। दूसरी ओर मनोहर को दानवों की जानकारी देने के बाद शौर्य सीधा प्राण के साथ अपने घर आ चुका था। न्यूज में दिखाई खबर को देखकर शिला पहले से ही बहुत चिंतित हो चुकी थी, पर जब उसने शौर्य को अपने सामने देखा वो खुशी से फूली नहीं समाये और शौर्य को छूकर उसे जांचने लगी। काफी देर तक उसे जांचने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि शौर्य को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो उसने चैन की सांस ली। तभी शेरा पीछे से बोला, अरे माताजी, कभी हमें भी पूछो कि मुझे कुछ हुआ है या नहीं, मैं भी तो वहां लड़ रहा था। इस पर शिला ने थोड़ा गुस्से से कहा, हाँ हाँ, पता है कि तुम जैसे लड़ रहे थे, पूरा समय वहां ऊंचाई पर लगी कुर्सियों पर बैठकर तुमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है ना? ये सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, अरे मोम, आप शायद कुछ गलत समझ रही है। जब मैं उस साहिल से लड़ रहा था तब सच में अगर शेरा नहीं आगे आता तो मेरा उसके हाथों तबाह होना तय था। इस बेचारे ने मुझे ही नहीं पूरी राजधानी को भी तो बचाया है, वरना उस धमाके में पूरी राजधानी को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता था। ये सुनकर शिला संदेह से शौर्य और शेरा को देखने लगी। तभी शौर्य ने उसे प्यार से बिठाकर वहां घटा सारा वाकया कह सुनाया। बस ध्रुव लोक की चेतना के बारे में शौर्य ने उसे नहीं बताया। सब कुछ जानने के बाद शीला ने बड़े प्यार से शेरा के मुंह पर हाथ फेरा और बोली, सच में तुमने मेरे बेटे की बहुत मदद की है, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मांसाहार बनाऊंगी। सुबह ही कई सारे ईद बिस्ट का मांस तुम्हारे नाना ने यहाँ भेजा है। शौर्य तो मांस नहीं खाता, लेकिन तुम तो हो ना उसे खाने के लिए। ये सुनकर शेरा के मुंह में पानी आ गया और वो तुरंत बोला, मदर, तुमने इतना कहा अपन के लिए बहुत है।
वैसे इसे थोड़ा तीखा बनाना मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर शेरा सोफे पर फेर फैला कर लेट गया। शौर्य उसके बाद अपने कमरे में चला गया और उसने मायरा को उसके सुरक्षित होने की खबर दे दी। 2 दिनों तक राजधानी में घर पर वक्त बिताते हुए शौर्य की मुलाकात मायरा से भी हुई थी। मायरा खुद उससे मिलने सुंदर के साथ आई थी। शिला ने उनका बड़े खुशी के साथ स्वागत किया था। वहीं अराव ने भी दूसरे दिन काम पर ना जाते हुए सारा समय शौर्य के साथ बिताया था। शौर्य को उनका ये प्यार देखकर असली शौर्य के लिए बहुत बुरा लगा। एक समय था असली शौर्य के पास इनका प्यार नहीं था, पर अब प्यार मिल गया, लेकिन उसे पाने के लिए वो शौर्य यहाँ नहीं रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि जब इन्हें पता चलेगा कि ये शौर्य एक बहरूपिया है और उनका असली बेटा तो मर चुका है, तो वो क्या करेंगे। इसी बात को सोचते हुए शौर्य चिंतन करने लगा था। दूसरी ओर स्नो लेपर्ड सेक्ट से 2 लोग एक बूढ़े आदमी के साथ आलीशान गाड़ी में बैठकर राजधानी की ओर निकल चुके थे। याद 2 नौजवान लड़के कोई और नहीं, बंसी और राज सिंघानिया थे, जिन्हें शौर्य ने लगभग मार दिया था, पर अब वो ताकतवर होकर वापस लौट आए थे। इस बात से अनजान शौर्य तीसरे दिन सुबह प्राण के साथ वापस लोट्स वैली के लिए निकल चुका था। शौर्य की गाड़ियों का काफिला सभी का ध्यान आकर्षित करने लायक था। आर्मी के उच्च सुरक्षा श्रेणी के गार्ड्स उसके साथ एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दोनों अंदर की तरफ बढ़े, पर तभी शौर्य के कानों पर जानी पहचानी घृणा से भरी आवाज पड़ी, शौर्य मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। साले रुक, इतनी जल्दी भी क्या है तुझे। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गर्दन को हल्के से घुमाया और आवाज की दिशा में देखा। वहां उसे 3 लोग खड़े दिखे। उन्हें देखते ही शौर्य ने अपनी मां को और अपने पिता को गाड़ी के अंदर धकेलकर बिठा दिया और गंभीर आवाज में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए पर आप लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। उसके साथ ही शौर्य ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और ऊंची छलांग लगाकर एयरपोर्ट के गेट के बाहर फैले खुले मैदान में आ गया। तभी दूसरी तरफ खड़े दोनों लड़कों को शौर्य ने देखा और थोड़ा चौंकते हुए बोला, अरे देखो तो कौन पधारा है यहाँ। खुद यंग मास्टर बंसी जो यहाँ आए हुए हैं, वो भी एक राज सिंघानिया के साथ। आप दोनों का राजधानी में स्वागत है। शौर्य की बात सुनकर राज और बंसी ने एक दूसरे को एक नजर देखा और उन्होंने अपनी पिशाच आभा को हर तरफ फैला दिया। उनका कल्टीवेशन क्वाजी एम्परर रेल्म तक पहुंच चुका था। अचानक इन दोनों के कल्टीवेशन के उजागर होने से हर तरफ उनकी भयानक आभा फैल गई। उनकी आभा के कारण एयरपोर्ट पर आए हुए सभी प्रवासी तेजी से दूर हट गए। अब बस ये 3 लोग और शौर्य ही उस मैदान में खड़े थे। अपने सामने आई इस नई मुसीबत को देखकर शौर्य ने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम इनका क्या मामला है यार। सुनकर सिस्टम का जवाब आया, होस्ट ये दोनों भी पिशाच बन चुके हैं। साथ ही बीच में खड़ा आदमी असुर कुल से लग रहा है, कृपया संभल कर। ये सुनकर शौर्य की आंखें छोटी हो गई और उसने गुस्से से कहा, जब जिंदगी उधार में मिलती है तो उसे अच्छे से जीना चाहिए। शौर्य के हाथों से जीवित लौटना ही बहुत बड़ा चमत्कार होता है। पर देखो, तुम दोनों यहाँ वापस मरने के लिए मेरे सामने आए हो। कुछ तो शर्म करो निकम्मो। शौर्य की बात सुनकर राज दहाड़ते हुए बोला, तुम खुद को क्या समझते हो शौर्य। थोड़ी अजीब ताकतें आने से तुम कोई सर्वशक्तिशाली नहीं बने हो। और वैसे भी हम पहले भले हार कर गए थे, पर हर बार ऐसा थोड़े ही होने वाला है। ये हमारा प्रतिशोध है शौर्य। उसके साथ ही राज सीधा शौर्य की तरफ अपने हाथों की उंगलियों के नाखूनों को लंबा करके उछल पड़ा। तभी बंसी भी तेजी से गोल घूमते हुए हवा में उछला और शौर्य के ऊपर उसने हवा से ही खंजर फेंकना शुरू कर दिए। शौर्य ने दोनों के हमलों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसकी नज़र में ये दोनों लड़ने के लायक भी नहीं थे। शौर्य का असल ध्यान तो उस काले कपड़े पहने आदमी पर था। शौर्य ने पॉकेट में हाथ डाला और आराम से चलते हुए आसमान से गिरते खंजर और तेजी से हमला कर रहे राज के हाथों के बीच से होते हुए शौर्य सीधा आकर उस आदमी के पास रुक गया। जैसे ही शौर्य रुका, उसने अपने दोनों हाथों को उठाया। एक हाथ में खंजर आकर रुक गया तो दूसरे हाथ में छटपटाता राज आ चुका था। शौर्य ने खंजर वाले हाथ से हल्का झटका दिया और वो खंजर वापस उड़कर जाकर सीधा हवा में घूम रहे बंसी के सीने पर लग गया। पहले ही पल काले कपड़े पहना वह आदमी थोड़ा चौंक गया और 2 कदम उछलकर पीछे चला गया। पर शौर्य वैसे ही खड़ा रहा और राज की ओर बिना देखे ही शौर्य ने राज की गर्दन पर दबाव बनाया। कड़कड़ की आवाज हुई और उसकी गर्दन टूट गई। वहीं पर शौर्य नहीं रुका और उसने अपने हाथों से राज के शरीर को वहीं पर जला दिया। आसमान में घूम रहा बंसी खंजर लगने से नीचे गिर चुका था। जब उसने अपनी आंखों के सामने राज का अंत देखा, उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो गए। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ और अपने सीने पर लगे खंजर को झटकर से निकालकर भागने लगा।
उसे ऐसे भागते देखकर शौर्य ने आसपास गिरे खंजरों को अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके उठाया और तेजी से उन्हें बंसी के पीछे भेज दिया। खंजरों ने हवा में अजीब सी कलाबाजी दिखाई और पलक झपकते ही वो बंसी के पीछे पहुंच गए। बंसी ने दर्द भरी चीख के साथ कहा, कमीने शौर्य, ये बंसी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम मुझे नहीं मार सकते हो। ऐसा कहकर बंसी ने टेलीपोर्टेशन सारणी पेपर को निकाला और सक्रिय कर दिया। उसके साथ ही उसका शरीर गायब होने लगा। 615 पिशाचों से पंगा। राजधानी के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही शौर्य की मुलाकात राज सिंघानिया और बंसी से हुई। आवेश में आकर राज और बंसी ने अपने बने प्लान के मुताबिक ना चलते हुए शौर्य को करने की कोशिश की। इसका परिणाम ये हुआ कि राज पहले ही झटके में शौर्य के हाथों मारा गया। वही बंसी को शौर्य ने बुरी तरह घायल कर दिया था, जिस वजह से बंसी समझ गया कि वह शौर्य के सामने नहीं टिक सकता। बंसी ने अपना टेलीपोर्टेशन पेपर निकालकर जला दिया और वहां से भागने लगा। इस समय काले कपड़े पहना हुआ वह आदमी अपनी जगह से हिल गया। उसने अपनी कमर से एक बोतल निकाली और उसे जमीन पर उड़ेलते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके साथ ही जमीन पर बोतल से गिरे हुए लाल रंग के रस से बुलबुले फूटने लगे। धीरे धीरे वह लाल रंग एक इंसानी आकृति में बदल गया। एक दर्दनाक चीत्कार के साथ वह आकृति धीरे धीरे राज सिंघानिया में बदलने लगी। इस तरफ ये सब हो रहा था, उसे वक्त शौर्य बंसी को भगाने से रोकने की फिराक में था। शौर्य ने अपनी चेतना को सक्रिय कर दिया और टेलीपोर्टेशन सारणी में उसने सेंध लगा दी। एक एम्परर लेवल का कल्टीवेटर होने की वजह से शौर्य अब इतना तो कर ही सकता था। शौर्य की चेतना पहले से ही असीम थी, पर उसे वक्त वह उसकी इतनी सक्रिय तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उसका कल्टीवेशन बहुत ही निचले स्तर पर था। पर अब उसके लिए यह मुश्किल नहीं था। चोरी की चेतना ने जैसे ही टेलीपोर्टेशन सारणी में प्रवेश किया, उसने टेलीपोर्टेशन सारणी के सभी इंस्क्रिप्शन को मिटा दिया। सुरक्षित बच जाने की खुशी में बंसी मन ही मन शौर्य को मारने का नया तरीका सोच रहा था। पर अचानक हुए सारणी में बदलाव के कारण बंसी का सारा इरादा धारा का धरा रह गया। जब उसे होश आया तब उसे पता चला कि उसके पैरों तले बनी हुई टेलीपोर्टेशन सारणी शौर्य द्वारा नष्ट कर दी गई है। एक खूंखार जानवर की तरह बंसी चिक पड़ा। हरामजादे, तूने ये सही नहीं किया। मैं तेरा खून निकालकर अपने अपमान का बदला लूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं बंसी खुद को रक्त पिशाच मानना बंद कर दूंगा। उसका ये दृढ़ निश्चय सुनकर शौर्य हैरान नहीं हुआ। तभी उसे पीछे हलचल महसूस हुई। जैसे ही शौर्य पीछे मुड़ा, उसे वक्त एक लंबी तलवार की नोक सीधा उसके सीने की तरफ बढ़ रही थी। शौर्य ने अपनी इथर को सक्रिय कर दिया और एक कवच अपने शरीर के सामने प्रकट कर दिया। वह तलवार शौर्य के कवच से टकरा गई पर रुकी नहीं और वह कवच भेदकर चोरी के सीने में जा धंसी। शौर्य का शरीर पूरी तरह से इथर ऊर्जा से बना होने के कारण उसे तलवार ने शौर्य के त्वचा का ऊपरी भाग ही भेद दिया था। फिर भी हल्के दर्द का शरीर को एहसास हुआ। सभी जानते हैं कि शौर्य को दर्द होना यानी सामने वाले का अंत। शौर्य का माथा खनक गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके मुंह से भयानक गालियां निकालने लगी। तेरी माँ को सलाम मारूं, भीड़ चोर, तेरे बाप की तीसरी टांग तोड़ दूं। ऐसा कहकर शौर्य ने सीने में धसी तलवार को हाथों से जकड़ लिया और एक झटके से तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। पर शौर्य वहीं रुका नहीं। उसने हाथ में पड़े तलवार के आधे हिस्से को सीधा उसे और पूरी ताकत से फेंका जिस ओर से यह हमला हुआ था। वह तलवार का टुकड़ा सीधा जाकर राज सिंघानिया के गार्डन में धंस गया। राज सिंघानिया दर्द से बिलख उठा। उसके बाद शौर्य आगे बढ़ा और उसने राज के गर्दन में धंसे तलवार के उसे टुकड़े को झटके से घुमा दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था कि उसे काले कपड़े पहने आदमी को कोई भी प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। अभी अभी उसने राज को फिर से जीवित कर दिया था, लेकिन उसे शौर्य ने एक ही पल में खत्म कर दिया था। काले कपड़े पहने आदमी का चेहरा हैरानी से भर गया। उसने तेजी से बंसी की ओर ध्यान दिया। बंसी इस वक्त घायल अवस्था में शौर्य को जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसे काले कपड़े पहने आदमी ने तुरंत एक दवाई निकाली और दे दी। दवाई के मुंह में घुलते ही बंसी का शरीर तेजी से ठीक होने लगा। तभी शौर्य के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट, तुम्हें पहले उसे आदमी को मार देना चाहिए, वरना तुम इन दोनों को चाहे जितनी भी बार मारो वह दोनों वापस जीवित हो जाएंगे। ये सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई। शिवरानी एक नज़र उसे काले कपड़े पहने आदमी को दिखा और चौंकते हुए बोला, साला ये तो असुर है। इसका मतलब सिंघानिया परिवार और स्नो लेपर्ड सेट के लोगों ने असुरों से मदद ली है। इन्होंने इंसानियत के साथ धोखा किया है। ऐसा सोचकर शौर्य का गुस्सा और बढ़ने लगा। शौर्य ने बिना समय गंवाए सीधा उसे काले कपड़े पहने आदमी की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। शौर्य को अपनी ओर आता देख वह काले कपड़े वाला आदमी हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया। तभी शौर्य ने अपने रिंग से एक तलवार निकाली। उसके बाद दौड़ते वक्त ही शौर्य ने अपनी अधूरी नरक अग्नि को तलवार पर चढ़ा दिया। शौर्य की चमकदार तलवार देखते ही देखते काली लपटों से घिर गई। शौर्य ने हवा में अपनी तलवार को घुमाया और सीधा उसे काले कपड़े पहने हुए आदमी पर वार कर दिया।
पर जैसे ही चोरी की तलवार उसे आदमी से छुए वह तलवार बिना किसी रुकावट के उसके शरीर से आर पार हो गई। यह नज़ारा देखकर शौर्य खुद कुछ देर के लिए सन्न रह गया। तभी वह काले कपड़े पहना हुआ आदमी हंसते हुए बोला, बच्चे तुम मुझे नहीं मार सकते, ना ही तुम मुझे छू सकते हो। यह मेरे असुरकल की एक खास तकनीक है। इस तकनीक को सक्रिय करते ही मेरा शरीर पारदर्शी हो जाता है। तुम चाहे जो भी कोशिश कर लो, अब तुम मुझे हार नहीं सकते। ये सुनकर शौर्य चिंता में पड़ गया। ये परेशानी कम थी जो बंसी वापस अपनी पूरी ताकत से खड़ा हो गया। बंसी ने आसमान की ओर एक दहाड़ मेरी और अपने शरीर को खूनी लाल आभा से ढक दिया। धीरे धीरे बंसी का शरीर बदलने लगा। उसके पीठ पर हड्डियां उभरने लगी, साथ ही उन हड्डियों में त्वचा का एक पर्दा जुड़ने लगा। वही बंसी के शूल लंबे और नुकीले हो गए। अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए बंसी ने अपने पूरे कपड़े फाड़ दिए। उसे काले कपड़े पहने आदमी ने इसी बात का फायदा उठाया और एक और बार राज को जीवित करने के लिए खून जमीन पर फेंक दिया। पर उसकी बदनसीबी ये थी कि उसके सामने इस वक्त शौर्य था, वह शौर्य जिसे हमेशा से ही सावधानता बरतने की आदत थी। शौर्य ने तेजी से अपनी चेतना को जमीन पर गिरे खून में प्रविष्ट कर दिया। उसके साथ ही उसे खून में हो रही अभिक्रिया को रोक दिया। अचानक वापस से जन्म रहे राज सिंघानिया का अस्तित्व जन्म से पहले ही रुक गया। पहले से ही शौर्य की चेतना एक परमेश्वर स्तर की थी। ऐसे में ध्रुवलोक में आने के बाद वापस से शौर्य को अपनी असीम चेतन की शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका आज पहली बार ही मिला था। राज सिंघानिया का पुनर्जन्म खंडित होते ही शौर्य ने अपना ध्यान वापस पिशाच में बदले बंसी की ओर किया। वंशिका यह अकराल विकराल दानवी रूप देखकर शौर्य की नथुनें फूल गई। उसने दांत भींचकर कहा, साला यह असुर लोग कितने गंदे दिखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये जितने बदसूरत होते हैं उतने ताकतवर कैसे हो जाते हैं। उसके बाद शौर्य ने बिना देरी किए आगे बढ़कर बंसी पर हमला कर दिया। शौर्य इस वक्त सिर्फ अपने शारीरिक बल का इस्तेमाल कर रहा था। इस दौरान शौर्य ने बंसी को कई किक्स और मुक्के जड़ दिए। शौर्य का हर एक बार इतना खतरनाक था कि वह जहां भी बंसी के शरीर पर लगता वहां से गहरे घाव बनकर खून निकलना शुरू हो रहा था। वही बंसी के शरीर पर बने घाव भी उतनी ही तेजी से अपने आप भर रहे थे। पर शौर्य ने इस बात की कोई चिंता नहीं की और बंसी को पीटना जारी रखा। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर बैठी शीला शौर्य को लड़ते देखकर हैरान परेशान होती। उसके अंदर की माँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वह अभी जाए और अपने बेटे को लड़ने से रोके, पर आरव ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। इस वक्त शीला सिर्फ इस लड़ाई को देख सकती थी पर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। शौर्य और बंसी लगातार एक दूसरे के साथ मुक्के और लात का लेन देन कर रहे थे, पर शौर्य यहाँ एक कदम आगे था, क्योंकि बंसी का शरीर अब धीरे धीरे घाव भरने में देरी लग रहा था। इस छोटे से बदलाव को शौर्य ने सिस्टम से पहले पकड़ लिया था। शौर्य को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ उसने अपने हमले और तेज कर दिए और साथ ही अपने हमले में हल्की हल्की आग और बर्फ की मिली जुली ताकत को एकत्रित करके बंसी के शरीर में छोड़ना शुरू कर दिया। आज की वजह से उसका शरीर जो अपने आप ठीक हो रहा था वह ठीक होने से रुक गया, साथ ही उसका मांस बर्फ की वजह से हमने लगा। उस काले कपड़े पहने आदमी ने इस बात को महसूस तो किया पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अब बंसी रीजनरेट नहीं हो रहा था, साथ ही उसका शरीर अब सख्त हुए जा रहा था। शौर्य ने जब भांप लिया कि अब बंसी रीजनरेट नहीं हो सकता तो उसने अपने दोनों मुक्कों में पूरी ताकत झोंक दी और दो एक के बाद एक बॉक्सिंग स्टाइल में मुक्के बंसी के सीने पर मार दिए। बंसी का शरीर किसी सुरंग लगी चट्टान की तरह फट गया। दूसरी ओर उस काले कपड़े पहने आदमी ने जब ये देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने बंसी को पुनर्जीवित करने की भी कोशिश नहीं की और सीधा वहां से भागने का प्लान बना लिया। शौर्य जुनेजा, यह असुर राज अपना ये पराभव याद रखेगा, हम जल्द ही मिलेंगे। ऐसा कहकर काले कपड़े पहने आदमी ने अपने हाथ में लाल रंग का पत्थर लिया और उसके अंदर अपनी ऊर्जा संचारित कर दी। ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं था, यह एक टेलीपोर्टेशन स्टोन था, जिसके ऊपर बारीकी से टेलीपोर्टेशन सारणी उकेरी गई थी। इस पत्थर को इस्तेमाल करना सबसे आसान होता था। इसके अंदर बस ऊर्जा संचारित करनी होती थी और वह पत्थर निश्चित जगह पर उसके उपयोगकर्ता को ले जाता था। जैसे ही काले कपड़े वाले आदमी ने उसे पत्थर को सक्रिय कर दिया, पत्थर तेजी से चमक उठा और उसके आसपास एक स्पेस फ्लक्चुएशन निर्माण हुआ। शौर्य को भी समझने में देर नहीं लगी और उसने पलक झपकते ही आगे बढ़ाकर उसे आदमी को रोकने के लिए हाथ उसे स्पेस फ्लक्चुएशन में डाल दिया। शौर्य ने हाथ डालते वक्त अपने हाथ के आसपास अपनी स्पेस एलिमेंट का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से उस आदमी का पैर शौर्य के हाथ में आ गया था। पर उस आदमी ने भी अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर को सीधा काट दिया। जब शौर्य ने स्पेस रिफ्ट से अपना हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में सिर्फ उसे आदमी का पैर ही था। उसका पैर धीरे धीरे शौर्य के हाथ में एक असुर के पैर में बदल गया। पहली बार कोई शौर्य के हाथों टेलीपोर्टेशन के दौरान बाल बचा था। लॉर्ड ऑफ डायमेंशन होने की वजह से शौर्य के लिए स्पेस एलिमेंट को कंट्रोल करना इतना भी मुश्किल नहीं था, जिस वजह से उसके सामने टेलीपोर्टेशन करना यानी खुद की मौत को दावत देने जैसा था। पर आज इस आदमी ने शौर्य को चौंका दिया था। उसके आसुरी पर को शौर्य ने जोर से मसल दिया और अपनी अग्नि से जला दिया।
उसके बाद शौर्य वापस अपनी माँ की गाड़ी के पास आया और गहरी आवाज में बोला, मॉम मुझे लगता है आप लोगों को अब शेरा के आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अब मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते लेकिन आपके पीछे जरूर आ सकते हैं। उसके बाद शौर्य ने आरव को देखा और बोला, डैड मैं चाहता हूं आप तुरंत मामा जी से बात कर स्नो लेपर्ड सेक्ट और सिंघानिया परिवार की जांच करें और उन्हें जड़ से मिटा दे, क्योंकि ये दोनों परिवार अब असुरों से हाथ मिला चुके हैं। ये देश की सुरक्षा के अनुसार अच्छी बात नहीं हो सकती। उसके बाद शौर्य उन दोनों को अन्य सूचनाएं देकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। शौर्य को जाता देख शीला ने कुछ देर उसकी पीठ को दिखा और फिर आंखों में उभर आए आंसुओं को पोंछकर बोली, मेरे बेटे ने बहुत कुछ सहा है, पर इस बात ने उसे और भी अधिक मजबूत और ताकतवर बना दिया है। अगर यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चल रही है तो यह माँ से शक्ति से प्रार्थना करती है कि मेरे बेटे की वह हमेशा रक्षा करें। ऐसा कहने के बाद शीला और आरव वापस घर की ओर निकल गए। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर अच्छी खासी चेकिंग होने के बाद शौर्य अपने प्लेन में बैठकर लॉर्ड्स वैली के लिए निकल गया। प्राण जो शौर्य के साथ ही था उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से शांति से देखा और मन ही मन कहा, यह इंसान है या कोई भगवान, हर बार अपने अलग अलग रूप दिखाता है। दूसरी ओर जब मनोहर को पता चला कि एयरपोर्ट पर शौर्य पर हमला हुआ है तो उसने इस मामले की जांच शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसे सारा मामला समझ आ गया और उसने तुरंत एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी कि एयरपोर्ट पर हुए इस हंगामा की सारी फुटेज हटा दी जाए। साथ ही मनोहर ने अपने दोस्त और राष्ट्र प्रमुख महेंद्र से कहकर सिंघानिया परिवार और स्नो लेपर्ड सेट पर देशद्रोह का मुकदमा शुरू कर दिया। शाम तक पूरा क्रंदन देश हैरान हो गया था, क्योंकि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने चुन चुनकर स्नो लेपर्ड सेक्ट और सिंघानिया परिवार के लोगों को हिरासत में ले लिया था। साथ ही उनके असुरों से संबंध होने के सबूत सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों के सामने रख दिए थे। इस वजह से दोनों परिवारों की जो इज्जत देश में थी वह पल भर में मिट्टी में मिल गई। इन दोनों परिवारों की तबाही की खबर लॉर्ड्स वैली तक भी पहुंचने में समय नहीं लगा। तब तक शौर्य भी, जो इन सभी घटनाओं का केंद्र था, लॉर्ड्स वैली पहुंच चुका था। कॉलेज पर आते ही शौर्य अपने कमरे पर पहुंचा जहां उसके दोस्त अपने कल्टीवेशन में लीन थे। उनकी कल्टीवेशन की प्रगति को देखकर शौर्य भी खुश हुआ। उसके बाद शौर्य अपना सामान रखकर अपने रूममेट्स के साथ शाम को बाहर खाने के लिए निकल गया। वहीं जब शौर्य पर हमला होने की खबर मायरा को मिली तो वह चिंतित हो उठी। 616 साला औकात की बात कर रहा था। लॉर्ड्स वैली कॉलेज के बाहर कुछ दूरी पर एक 5 स्टार होटल था। यहाँ शहर के जाने माने लोग अक्सर जश्न मनाने, पार्टी करने और कई अन्य काम करने आया करते थे। इस होटल में आने की कीमत भी काफ़ी ऊंची होती थी। जब सुमित और सुनक को पता चला कि शौर्य मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतकर वापस आया है तो उन्होंने बाहर खाने पर जाने की जिद पकड़ ली। अपने साथियों को ऐसी पहली बार कुछ मांगते देखकर शौर्य भी कैसे मना करता। वो उन्हें आज इसी आलीशान होटल में खाना खाने और मजे करने के लिए लेकर आया था। इस होटल के अंदर की सुरक्षा और खाने की क्वालिटी के कारण ही शौर्य ने इसे चुना था। जैसे ही तीनों खाना खाने यहाँ पहुंचे और अपना ऑर्डर देकर खाने का इंतजार करने लगे, 7 से 8 अमीर बाप की बिगड़ी औलादें यहाँ आ टपकी। उन्होंने आते ही सुमित को देखकर उसके गरीबी का मजाक उड़ाया। उनका ऐसा करना शौर्य को नागवार गुजर गया और उसने झट से खड़े होकर जिस लड़के ने ये बात कही थी उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। अपने साथियों और बॉडीगार्ड्स के होने से उस लड़के ने भी बिना डरे आगे कदम रखा और शौर्य के पास आकर बोला, क्या है भाई, तुझे क्यों मिर्ची लगी है? ये सुनकर शौर्य ने थोड़ा बेताब होते हुए पूछा, क्या बोला तू अभी? क्या तू इसे दोहराएगा क्या? शौर्य का सवाल सुनकर उस लड़के ने शौर्य को ऊपर से नीचे देखा और बोला, तू लगता है नया पंछी है, वरना हम लोगों से ये सवाल कतई नहीं पूछता। लाले सुन, मैंने कहा ये गरीब यहाँ क्यों आया है और कैसे आया है? इसकी कोई लॉटरी लगी है? नहीं तो पूरा कॉलेज जानता है कि इस गरीबों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती। ऐसा कहकर वह लड़का खिसिया कर हंस पड़ा, पर अचानक उसकी हंसी बीच में रुक गई, क्योंकि अगले ही पल उसका पूरा जबड़ा शौर्य के हाथ में आ गया था। शौर्य ने हल्का सा दबाव डालकर कहा, क्यों भाई, तेरे बाप होटल है क्या? तुझ जैसे सड़क छाप को इस होटल के अंदर आने दिया जा सकता है तो हम जैसे इज्जतदार स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ सकते? क्या तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया कि किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया जाता? शौर्य की आवाज़ बेहद ठंडी थी। शौर्य की आवाज़ जैसे ही वहां गूंज पड़ी, बाकी लड़के तेजी से आगे बढ़े और शौर्य के हाथ को उस लड़के के जबड़े से हटाने की कोशिश करने लगे, पर शौर्य का हाथ किसी पक्कड़ की तरह उस लड़के के जबड़े को जकड़ चुका था। तभी उनमें से एक लड़की ने शौर्य को देखा और उसे पहचानते हुए बोली, ओह, तो वो तुम हो शौर्य जुनेजा। मुझे लगा ही था कि तुम्हारा एरोगेंस इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। लगता है तुम भूल गए हो कि अब तुम जुनेजा ग्रुप के वारिस नहीं हो। तुम्हारी जुनेजा ग्रुप कब की बैंकरप्ट हो चुकी है। रस्सी जल गई पर तुम्हारा बल नहीं गया अभी तक। शौर्य ने ये सुना तो उसने अपनी नज़र उस लड़की की तरफ घुमाई और थोड़ा सख्त होकर पूछा, और तुम कौन जो इतनी लचककर बात कर रही हो? ये सुनकर उस लड़की का चेहरा गुस्से से भर गया और बोली, क्या तुम मुझे नहीं जानते शौर्य?
लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहकर उस लड़की ने अपना फ़ोन निकाला और शौर्य के चेहरे के सामने लाकर उसे एक वीडियो दिखाया। वीडियो के अंदर शौर्य जैसा दिखने वाला लड़का एक कुर्सी से बंधा था और उसे कई सारे लोग मिलकर पीट रहे थे। पीटने के बाद शौर्य की ढेर सारी शराब पिलाकर उसके कपड़े उतारकर उसे सड़क पर फेंक दिया था। ये देखकर शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और वापस खोली, पर इस वक्त उसकी आंखें एकदम पानी की तरह शांत थी जो कभी भी फट सकती थी। शौर्य ने जिस लड़के का जबड़ा पकड़ रखा था उसे उसने ऐसे ही थोड़ी और ताकत लगाकर दबा दिया। एक भयानक दर्द के साथ उस लड़के ने चीख मारी और वो नीचे गिर गया। जब सभी ने मुड़कर नीचे देखा तो उस लड़के के जबड़े की सारी हड्डियां टुकड़े होकर बिखर गई थी। शौर्य ने उसे फेंकने के बाद उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं कुछ चीज़ें भूलना चाहता था पर तुमने अच्छा किया कि मुझे ये याद दिलाया। कोई बात नहीं, आज के बाद तुम इस वीडियो को ही क्या खुद को भी कहीं और नहीं दिखा पाओगी। ऐसा कहकर शौर्य ने हाथ बढ़ाया और उस लड़की के फ़ोन को उसके हाथ से छीन लिया। अगले ही पल सिस्टम ने अपना काम किया और उस वीडियो और बाकी फाइल्स को कॉपी कर लिया। उसके साथ ही शौर्य ने उस फ़ोन को फ्यूज करके ख़त्म कर दिया। ये सब पलक झपकते हुआ था, इसका किसी को भी कोई एहसास भी नहीं हुआ। शौर्य ने उसके बाद अपना एक कदम आगे बढ़ाया और उस लड़की को सबक सिखाने की सोचते हुए अपना हाथ उठाया, पर तभी बाकी लड़कों ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। सारे काले सूट पहने बॉडीगार्ड्स शौर्य की तरफ तेजी से बढ़ गए, पर शौर्य ने उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं दिया और सीधा उन्हें आड़ी टेढ़ी लाते मारकर दूर उड़ा दिया। इन लड़कों के साथ आए हुए बॉडीगार्ड्स भी कोई कम ऊंचे कल्टीवेटर नहीं थे, वो सभी वाइड रिफाइनमेंट लेवल के लोग थे, पर शौर्य ने उन्हें अपनी एलिमेंटल पावर इस्तेमाल करने से पहले ही दूर उड़ा दिया था। शौर्य के हमले से सारे बॉडीगार्ड्स नीचे गिरने के बाद वापस खड़े नहीं हुए। ये नज़ारा देखकर उस लड़की का सारा घमंड और आत्मविश्वास पिघल गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में हाथ उठाकर कहा, शौर्य तुम अच्छे से जानते हो कि मैं स्टार सेक्ट की स्टूडेंट हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे परिवार के लोग और स्टार सेक्ट के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर शौर्य ने तिरछी हंसी दी और बोला, इस पूरे देश में ऐसा कोई नहीं है जो इस शौर्य से पंगा ले सके, और तुम मुझे एक छोटे सेक्ट के नाम की धमकी परोस रही हो। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है क्या? मुंह पर इतना सारा आटा लगाकर लाली पोत कर तुम क्या खुद को कोई हीरोइन समझ रही हो क्या? शौर्य को ऐसे आक्रामक होते हुए आगे बढ़ते देखकर उनके ग्रुप में से अब तक चुपचाप खड़ा लड़का आगे आया और बोला, वो चाहे कोई भी हो पर क्या तुम मेरे लिए इसे भूल नहीं सकते क्या? ये सुनकर शौर्य ने तंज कसते हुए कहा, क्यों तू कोई असमान से टपका है क्या, या तेरा बाप देश का राष्ट्रप्रमुख है जो तेरे लिए इसे भूल जाऊं? शौर्य के तंज पर उस लड़के ने अपने चेहरे के भाव स्थिर रखते हुए कहा, मेरा नाम अरुण दीवान है। मैं स्काईफॉल सेक्ट का डिवाइन चाइल्ड हूँ, साथ ही मैं दक्षिण के दीवान परिवार का इकलौता वारिस हूँ। क्या मेरी इतनी पहचान तुम्हारे लिए काफ़ी है? उस लड़के ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पहचान शौर्य के सामने उजागर की थी, पर शौर्य ने ये सुनने के बाद तो एकदम से अपना हाथ किसी रबर की तरह पीछे लिया और छटाक के साथ उस लड़की को थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से बोला, ओ जी घंटा, तू दीवान है या दीवार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरे परिवार में दम है तो उन्हें मेरा नाम और पता दे देना, फिलहाल इस मामले से तू खुद को दूर ही रखना। ऐसा कहकर शौर्य तेजी से आगे बढ़ा और उस लड़की को बालों से पकड़कर उठाते हुए बोला, क्यों तुम्हें दूसरों को कुर्सी से बांधकर शराब पिलाने में मजा आता है ना, तो आज तू भी शराब पिएगी। पूरे मामले को शौर्य ने कहां से कहां लाकर रखा था इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सुमित के अपमान का मामला अब शौर्य के व्यक्तिगत प्रतिशोध का मामला बन चुका था। सुमित और सुनक दंग रहकर शौर्य की हरकतों को देखते रह गए थे। उन्हें इतना पता था कि शौर्य को गुस्सा जल्दी आता है, पर ऐसा गुस्सा आता है उन्हें ये पता नहीं था। पर अनहद क्या पता कि ये गुस्सा उसके असली गुस्से के आसपास भी नहीं था। शौर्य ने टेबल से बोतल उठाई और उसका ढक्कन निकालकर उसने उस बोतल को उस लड़की के गले में उतारना शुरू कर दिया। गटक गटक कर शौर्य ने पहली बोतल उस लड़की के मुंह में खाली कर दी। उसके बाद शौर्य ने दूसरी बोतल उठाई और उसे भी उस लड़की के मुंह में खाली कर दिया। बोतल पर बोतलें खाली होती गई और उस लड़की को शराब का नशा चढ़ते गया। शौर्य के सिर पर इस वक्त खून सवार था, क्योंकि उसने उस वीडियो में पुराने शौर्य का वो हारा हुआ चेहरा देखा था। इस शौर्य को अपने चेहरे का ऐसा भाव पसंद नहीं आया और उस वजह से उसका गुस्सा भड़क गया। शौर्य जब से एक देवता के मार्ग पर चल पड़ा था तभी से उसने अपने आप को इतना लाचार कभी नहीं होने दिया था। यहाँ तक कि परमेश्वर स्तर के देवताओं के सामने भी वह आंखों से आंखें मिलाकर बात करता था, पर इस लड़की ने उसे उसका ऐसा चेहरा वीडियो के जरिए दिखाया था। जाहिर है उसे शौर्य को छेड़ने का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। शौर्य ने सारी बोतलें खाली करने के बाद उस लड़की को बालों से पकड़कर उठाया और उसे किसी कचरे की थैली की तरह दूर फेंक दिया। उसके बाद उसने अपनी ठंडी नज़रों से वहां खड़े अमीरजादों को देखा और बोला, क्या तुम में से किसी को कोई आपत्ति है इस बात से? शौर्य के इस सवाल पर मानो वो सभी अमीरजादे अपनी नींद से जाग गए हो और उन्होंने तुरंत हाथनामे हिलाकर एक एक कदम पीछे ले लिया।
शौर्य ने उनकी इस हालत को देखा और मुस्कुरा के अपनी टेबल पर आकर खाना खाने लगा। सुमित ने आगे बढ़कर शौर्य का हाथ पकड़ा और बोला, भाई आज तू नहीं होता तो मैं इस अपमान को चुपचाप सहन करके बैठ जाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शौर्य ने ये सुनकर लापरवाही से हाथ हिलाया और बोला, अरे भाई हर कोई जन्म से गरीब नहीं होता, पर अगर वो मरता गरीब है तो वो उसकी गलती होती है। अभी तुझे दुनिया देखनी है और बहुत कुछ हासिल करना है, पर ये रेडीमेड औलादे खुद को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझने लगते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें आज ये सबक सिखाया है। ऐसा कहकर शौर्य ने प्लेट में रखे खाने का निवाला निगला। वहीं जिस लड़की के साथ ये सब कुछ शौर्य ने किया था, उसे उसके साथियों ने जैसे तैसे उस होटल से बाहर लाया और उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। उस लड़की को हॉस्पिटल भेजने के बाद अरुण दीवान ने अपना फ़ोन निकाला और कान से लगाकर बोला, मास्टर हम यहाँ लोट्स वैली में एक्सचेंज प्रोग्राम की तौर पर आए थे, पर यहाँ हमारा सामना किसी शौर्य जुनेजा नाम के लड़के से हुआ। उसने हमारे साथी को घायल कर दिया है और जब मैंने उसे अपनी पहचान बताई तो उसने हमारे सेक्ट को भी गालियाँ दी। ये सुनकर दूसरी तरफ से एक गुस्से भरी आवाज़ आई, चाहे वो लोट्स वैली राज्य ही क्यों ना हो, वहाँ के मुख्यमंत्री को मुझे इसका जवाब देना ही होगा। उसके राज्य में कोई भी सड़क से उठकर मेरे सेक्ट के डिवाइन चाइल्ड का अपमान कैसे कर सकता है। ऐसा कहकर दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। फ़ोन रखते ही दीवान ने तिरछी मुस्कान दी और वापस बाकी साथियों के साथ होटल के अंदर चला गया। उसे विश्वास था कि उसके मास्टर उसके इस अपमान का बदला लेने के लिए जल्द ही राज्य सुरक्षा एजेंसी को शौर्य के पीछे भेजेंगे। तब वो शौर्य को अपनी औकात बताएगा। और हुआ भी ऐसे ही। लोट्स वैली के राजधानी में मुख्यमंत्री निवास पर एक फ़ोन आया और मुख्यमंत्री ने अपने सचिव से कहकर कई ऑफिसर्स को उस 5 स्टार होटल की ओर भेज दिया। उन्हें सिर्फ एक ही आदेश था, किसी भी हालत में उन्हें आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जिसने अरुण दीवान का अपमान किया है। दूसरी ओर शौर्य ने अपना खाना खत्म कर दिया और वेटर को बिल लाने के लिए कह दिया। शौर्य ने उन शराब की बोतलों के पैसे भी उसके बिल में जोड़ने के लिए कहा। वेटर बिल लेने के लिए वहां से चला गया, पर काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी वेटर वहां नहीं आया। ये देखकर शौर्य को अजीब लगा और उसने अपनी चेतना से होटल के काउंटर पर हो रही हलचल को देखा। वेटर सामने खड़े होकर बिल लेने के लिए इंतजार कर रहा था। वहीं काउंटर पर खड़ा मैनेजर बिल देने के लिए नानुकुर कर रहा था। वो जानबूझकर समय गंवा रहा था। ये देखकर शौर्य को पहले अजीब लगा, पर जैसे ही उसकी चेतना होटल के अन्य हिस्सों में पहुंची तो उसे सारा मामला समझने में देर नहीं लगी। शौर्य ने अपने माथे को रगड़ा और गुस्से से बोला, क्यों लोग शांति से जीना नहीं चाहते यार? हर बार उन्हें हर मामले को इतना बड़ा बनाना पड़ता है। इस दुनिया के लोगों का ईगो इतना बड़ा होता है क्या? ऐसा कहकर शौर्य खड़ा हो गया और सीधा काउंटर पर पहुंचा और मैनेजर से बोला, मैनेजर साहब मुझे नहीं पता था कि आप एक बार यहाँ आए गेस्ट्स को पूरी रात रोकने के लिए उनके बिल नहीं देते। वैसे तरीका अच्छा है, पर हमें यहाँ रुकने की कोई इच्छा नहीं है, कृपया हमारा बिल बता दीजिए। शौर्य ने बातों बातों में ताना भी मारा और इज्जत से बिल भी मांगा। शौर्य को अपने सामने देखकर मैनेजर की हवाएं उड़ने लगी, पर फिर भी उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, सॉरी सर, मैं आपको आपका बिल यहाँ भरने नहीं दे सकता। आपको अपना बिल टेबल से ही देना पड़ेगा। प्लीज़ आप अपनी जगह पर जाकर बैठिए, मैं आपका बिल कुछ ही देर में भेज दूंगा। ये सुनकर शौर्य ने गुस्से से हाथ आगे बढ़ाया और मैनेजर की गले की टाई को पकड़कर आगे खींचकर बोला, ये जो शानपटी है ना, मुझे मत समझा। अगर तुझे बिल चाहिए तो यहीं ले, वरना हम बिना बिल दिए भी यहाँ से जा सकते हैं। क्या तुझे इसे टेस्ट करना है? मैनेजर ने शौर्य की ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, सिक्योरिटी जल्दी यहाँ आओ, ये लड़का यहाँ हाथापाई करना चाहता है। ये सुनकर शौर्य को और भी गुस्सा आया और उसने अगले ही पल अपनी बंदूक को निकाला और मैनेजर के मुंह में घुसेड़कर कहा, अबे चुप, भौंकना बंद कर वरना सारी गोलियां तेरे गले में उतार दूंगा। ये सुनकर मैनेजर की आवाज़ अचानक बंद हो गई। शौर्य ने वेटर को देखा और पूछा, बिल कितना हुआ है? इस पर वेटर ने कांपते हुए कहा, सर 2000 रुपये। ये सुनकर शौर्य ने 5000 की नोटों की गड्डी निकाली और काउंटर पीएफ रखते हुए मैनेजर से बोला, तू दुनिया का सबसे चू इंसान है। तू जिसके कहने पर यह कर रहा है वो तुझे मरने के समय बचाने नहीं आएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि तू सिर्फ एक मैनेजर है तो मैनेजर का ही काम किया कर। खाली फोकट ऐसे राह चलती मुसीबत सिर पर मत लिया कर, खासकर तब जब तू खुद एक कल्टीवेटर नहीं है। ऐसा कहकर शौर्य ने उठाकर मैनेजर को दीवार पर पटक दिया। शौर्य उसके बाद बिना रुके वहां से बाहर निकल आया। उसके पीछे उसके रूममेट्स भी चलकर आ रहे थे, जिनके चेहरों पर अजीब से भाव थे। जैसे ही शौर्य गेट पर पहुंचा उसके सामने 4 काली गाड़ियां आकर रुकी, जिनके ऊपर नीली लाल बत्तियां जल रही थी। देखकर ही लग रहा था कि ये सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियां हैं। ये देखकर शौर्य का चेहरा काला पड़ गया। क्या शौर्य राज्य की सुरक्षा एजेंसियों से उलझ जाएगा? क्या मुख्यमंत्री के भेजे ये ऑफिसर्स शौर्य को पहचान जाएंगे? क्या शौर्य अरुण को उसकी गलती की सजा दिला पाएगा?